This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. ह्यूस्टन रेस्टोरेंट्स वीक के बारे में आपको बताएंगे। पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं। और ताइवान में काइट फेस्टिवल में कैसे एक लड़की आसमान में उड़ने लगी, ये भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। ह्यूस्टन में ह्यूस्टन रेस्टोरेंट्स वीक किया जा रहा है सेलिब्रेट। सितंबर 7 तक एंजॉय कर सकते हैं भारी भरकम डिस्काउंट। पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ जेकब ब्लेक के फादर ने उठाई आवाज। ब्लेक को शूट करने वाले पुलिस ऑफिसर को अटेम्प्ट ऑफ मर्डर पर किया जाए अरेस्ट। पोर्टलैंड में प्रोटेस्ट के दौरान राइवल ग्रुप के बीच क्लैश में एक शख्स की गई जान। प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार जारी है। अब पुलिस कर रही है प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट। काइट फेस्टिवल में टला बड़ा हादसा। ताइवान में काइट के साथ उड़ गई 3 साल की लड़की। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड फंक्शन में पॉप स्टार लेडी गागा, एरियाना ग्रैंड और साउथ कोरियन बैंड BTS का दबदबा। और फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन। फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट को 21 दिन पहले हुआ था कोरोना वायरस। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं और बात करेंगे काइट फेस्टिवल की। जी हाँ, ताइवान से एक अजीब सी तस्वीरें आई। जी हाँ, काइट फेस्टिवल में एक 3 साल की बच्ची पतंग की तरह आसमान में उड़ने लगी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। काइट के साथ उड़ती इस बच्ची को आखिरकार बचा ही लिया गया। ताइवान में काइट फेस्टिवल में एक हादसा होते होते बच गया। यहाँ एक बच्ची पतंग में फंस गई और हवा में उड़ने लगी। 30 सेकंड तक हवा में ये लड़की मौजूद रही। देखते ही देखते हवा में ये उड़ने लगी। कई बार गोता लगाने के बाद जब ये नीचे की तरफ आई तो लोगों ने इसे लपक लिया। हालांकि बच्ची को कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। इंसिडेंट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और अब न्यूज ह्यूस्टोनियंस के लिए। जी हाँ, ह्यूस्टन रेस्टोरेंट्स वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की ये स्पेशल रिपोर्ट। ह्यूस्टन में सेवरल रेस्टोरेंट्स एनुअल ह्यूस्टन रेस्टोरेंट्स वीक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें से एक रेस्टोरेंट्स किरन्स भी है। ह्यूस्टन रेस्टोरेंट्स वीक डाइनर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, और हर पार्टिसिपेटिंग रेस्टोरेंट्स पोर्शन ऑफ द सेल्स ह्यूस्टन फूड बैंक को डोनेट करता है। इसकी जो प्रोसीड्स जाती हैं वो ह्यूस्टन फूड बैंक को जाती हैं। एंड दिस इज़ सच ए गुड कॉज, और इससे रेस्टोरेंट्स को भी हेल्प मिलती है क्योंकि हम लोग बहुत स्पेशल मेन्यूज़ क्रिएट करते हैं इस महीने के लिए। ये इसको वीक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शुरू 1 हफ्ते के लिए हुआ था, फिर सब लोग इतना ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे तो पूरा महीने से ज़्यादा अब होता है। कैलवरी स्टोन ने ह्यूस्टन रेस्टोरेंट्स वीक कॉन्सेप्ट 17 years ago स्टार्ट किया, जिनका मिशन था टू बीट हंगर इन ह्यूस्टन। ओवर द इयर्स ह्यूस्टन रेस्टोरेंट्स वीक ह्यूस्टन फूड बैंक के लिए ओवर $16.6 million रेज कर चुका है। यूजुअली रेस्टोरेंट्स हर मील से $3 से $60 ह्यूस्टन फूड बैंक को डोनेट करते आए हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस साल हर मील से $1 ह्यूस्टन फूड बैंक को जा रहा है। लेकिन किरन्स इससे बढ़कर कुछ कर रहा है। $1 हर मील का ह्यूस्टन फूड बैंक को जाएगा। So which is such a great cause। $1 तो कुछ भी नहीं है, पर हम लोग किरन्स जो है हम लोग हर मील का $2 दे रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मैच। $1 अगर आप हमको देते हैं और $1 हम और देते हैं तो उससे $2 ह्यूस्टन फूड बैंक को मिलता है। अगस्त 1 से स्टार्ट होने वाला ह्यूस्टन रेस्टोरेंट्स वीक मंथ लॉन्ग इवेंट सितंबर 7 तक जारी रहेगा। आतिफ कुरैशी, NTV ह्यूस्टन। और अब बात करते हैं MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड की, जिसमें लेडी गागा छाई रही। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट मदिहा मसूद की ये स्पेशल रिपोर्ट। The 2020 MTV Video Music Awards, an outdoor show, still went on with some of the biggest names in music. This particular award ceremony was different in age of COVID-19, with the event being mostly virtual. You could see celebrities wearing masks at the event and social distancing. Ariana Grande and Lady Gaga led in nominations going into the event. Gaga took the stage multiple times, winning the first award of the broadcast for Best Collaboration for her hit single with Grande, Rain on Me. Gaga also wore a variety of unique outfits true to her persona. 2 more of the top awards of the night, Artist of the Year and Song of the Year, went to Gaga as well. K-pop supergroup BTS also won multiple VMAs. Today, they sit at #1 in the Billboard Top 100 charts. Other winners of the night including Machine Gun Kelly and his girlfriend Megan Fox.
Doja Cat, and Taylor Swift. The night ended with Video of the Year, the top VMA, going to The Weeknd for his hit Blinding Lights. He opened the show with a performance of the single. The major event that will be impacted with COVID restrictions will be the Venice International Film Festival. Madiha Masood, NTV, Houston. न्यूज़ में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले खबर इंडिया से है। आपको बता दें कि फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का हॉस्पिटल में निधन हो गया। 10 अगस्त से वो दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में एडमिट थे। इसी दिन ब्रेन से क्लॉटिंग हटाने के लिए इमरजेंसी में सर्जरी की गई थी, जिसके बाद उनकी हालत सीरियस बनी हुई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने 10 तारीख को खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही थी। उनके निधन पर 7 डेज नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर किया गया है। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी ने 1969 में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने मिदनापुर बाई इलेक्शन में वीके कृष्ण मेनन का कैंपेन सक्सेसफुली संभाला था। 1969 में ही प्रणब मुखर्जी राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के लिए चुने गए। प्रणब मुखर्जी साल 2012 में इंडिया के 13th प्रेसिडेंट बने थे। इससे पहले उन्होंने इंडिया के लिए फाइनेंस, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री जैसी बड़ी पोजीशन को बखूबी संभाला था। इंडिया की खबर के बाद अब हम वापस लौट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और बात करेंगे पोर्टलैंड की। आपको बता दें कि पोर्टलैंड में प्रोटेस्ट के दौरान एक शख्स की जान चली गई थी और उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले पोर्टलैंड में प्रोटेस्ट के दौरान राइवल ग्रुप्स के बीच क्लैश हुआ और इस क्लैश में एक शख्स की जान चली गई थी। शूटिंग इंसिडेंट के बाद लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और वहीं पुलिस ने प्रोटेस्ट को अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर करते हुए डेमोन्स्ट्रेटर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अफ्रीकन अमेरिकन शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के मिनियापोलिस कस्टडी में मौत के बाद लगातार प्रोटेस्ट देखे गए। आपको बता दें कि अफ्रीकन अमेरिकन शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के मिनियापोलिस पुलिस कस्टडी में मौत के बाद लोग पिछले 3 मंथ से लगातार हर रात प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए निकलने वाले इन प्रोटेस्टर्स को कई बार लॉ इन्फोर्समेंट के साथ क्लैश करते हुए देखा गया। और वहीं कल रात सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में पुलिस ऑफिसर्स को प्रोटेस्टर्स की तरफ भागते और अरेस्ट करते हुए साफ देखा जा सकता है। वहीं पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत से प्रोटेस्टर्स को पकड़ा और जबरदस्ती वो उनको साथ ले गए। तो पोर्टलैंड में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसी को लेकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। पोर्टलैंड में वायलेंस पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक राइवल जो बाइडेन के बीच भी लफ्जों की जंग लगातार जारी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पोर्टलैंड के मेयर टेड व्हीलर पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने शहर में मौत और तबाही की खुली छूट दे रखी है। वहीं अपने कुछ ट्वीट्स में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि पोर्टलैंड के बेवकूफ मेयर की वजह से कभी भी वो रिकवर नहीं कर पाएगा। उन्होंने शहर में फेडरल फोर्सेस का इशारा भी दे दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि जो बाइडेन क्राइम के खिलाफ आवाज उठाने और लीड करने से कतरा रहे हैं। और वहीं जवाब में जो बाइडेन का कहना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शायद ये समझते हैं कि लॉ ऑर्डर के मामले पर ट्वीट करने से वो स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पोर्टलैंड के मेयर को क्रिटिसाइज किया, लेकिन अब जवाब मेयर ने भी दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के क्रिटिसिज्म पर पोर्टलैंड मेयर टेड व्हीलर भी अब मैदान में आ गए हैं। व्हीलर ने इल्जाम लगाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप जिस वायलेंस को रोकने की बात कर रहे हैं, ये आग उन्हीं ने फैलाई है। मेयर ने आगे कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नेशन के लीडर के तौर पर अपना काम करें और वो पोर्टलैंड के मेयर के तौर पर अपना काम करेंगे। My response is, as the President of the United States and somebody who has been perpetrating divisive and hateful language for 4 years, for him to now stand here and say that it's unexpected and act as though he's shocked is appalling to me. We all saw this coming. And as I said, I've stood at this podium I don't know how many times and have said that we must denounce the violence, that we must work together, that we must accurately address what's going on around systematic injustices in our community here in Portland and hold ourselves accountable for what's happening here in Portland. But the president has a role to play in this as well, in acknowledging and understanding those systematic injustices nationally. And the tweets that he has been putting out in the last 48 hours, attacking Democratic mayors, attacking those who are trying to bring resolution to the violence in their local communities. He has an opportunity to uplift us and bring us together and help us move through this difficult situation in our nation's history. And instead,
He chooses to play petty politics and divide us. That's my reaction. So I'm going to do the work that I need to do here in my local community with my local officials to take accountability for what's happening on our streets. And I'd appreciate that either the president support us or he stay the hell out of the way. तो पोर्टलैंड से हमने आपको तमाम अपडेट दिया, लेकिन विस्कॉन्सिन के शहर केनोशा में भी कुछ यही तस्वीर देखने को मिल रही है। लगातार प्रोटेस्ट जारी है वहां पर। विस्कॉन्सिन के शहर केनोशा में भी पुलिस ऑफिसर की फायरिंग से जख्मी होने वाले ब्लैक शख्स जेकब ब्लेक की सपोर्ट में लोगों ने सड़कों पर मार्च किया। जेकब ब्लेक को पुलिस ऑफिसर ने 22 अगस्त को उनके 3 बच्चों के सामने शूट किया था। इंसिडेंट के बाद 3 रातों तक केनोशा में अनरेस्ट देखने को मिला और वहीं कहीं कहीं एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। संडे को ऑर्गेनाइज की जाने वाली रैली में प्रोटेस्टर्स ने पुलिस ब्रूटैलिटी और रेशियल इंजस्टिस के खिलाफ डिफरेंट प्ले गार्ड्स उठा रखे थे और वहीं मार्च में प्रोटेस्टर्स ने ब्लैक लाइव्स मैटर और स्टॉप पुलिस क्राइम स्लोगन भी रेज किए। तो केनोशा में प्रोटेस्ट की वजह से हालात खराब हैं। ऐसे में केनोशा के मेयर का कहना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस सिचुएशन में विजिट नहीं करना चाहिए। केनोशा मेयर का कहना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मौजूदा सिचुएशन में शहर का विजिट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त कम्युनिटी हील करने की कोशिश कर रही है, इसलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के केनोशा विजिट करने का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी देखिए। As I said before, from my perspective, right now is not the time. Presidents and are always welcome in the community, but the timing, I think, is not really a very good timing. Why is that? Can you elaborate on that? I think that when you look at the issues that are going on in the community, this community is trying to heal. We're trying to pull together, and I think that at this point in time, it's not the best idea. The Guard came as soon as they were able to come. The city on Sunday called a curfew. I called a curfew. I made the request to the county for the Guard because there's a process we have to go through. The county then made the request to the Guard, and the Guard was here the next day. The Guard is all over the state. They cannot mobilize in 2 hours and be in Kenosha when someone's coming from Superior, Wisconsin. And I'm here to tell you that we're here to listen. And we are going to listen to the people of the community to find out where we have to make improvements and what we can do to make those improvements. तो पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की जा रही है, जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं जेकब ब्लेक के फादर ने भी अब अपनी आवाज बुलंद की है। पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ जेकब ब्लेक के फादर ने भी मार्च में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने डिमांड की है कि ब्लेक को शूट करने वाले पुलिस ऑफिसर को अटेम्प्ट ऑफ मर्डर पर अरेस्ट किया जाना चाहिए और वहीं उन्होंने मांग की कि सीन पर मौजूद बाकी ऑफिसर्स को भी नौकरी से जल्द निकाल देना चाहिए। I want those police officers that were there on the scene fired. I want the one that shot my son in jail for attempted murder. And I don't have nothing else to say. We were kidnapped by pink toes. And when they found out the brown toes couldn't be wiped out, they kept us in persecution. And they set up racism. Racism is a system. Systematic racism is real, and it exists here. और अब बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की। यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल कोरोना वायरस केसेस 6.1 मिलियन से ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 187,000 से ज्यादा। बात करें स्टेट्स की, टेक्सास, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स मौजूद हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के मुताबिक कंट्रीवाइड अब तक 6.1 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स मौजूद हैं, जबकि डेथ टोल 187,000 से भी ज्यादा हैं। वर्स्ट हिट 3 स्टेट्स में इस वक्त कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और टेक्सास सबसे आगे हैं। बात करें कैलिफोर्निया की, तो कैलिफोर्निया कोरोना वायरस केसेस के मामले में नंबर 1 पर है। कैलिफोर्निया में केसेस अब 700,000 से ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 12,000 से ऊपर, जबकि एक्टिव केसेस 323,000 से ज्यादा हैं। सेकंड नंबर पर टेक्सास लगातार बना हुआ है। टेक्सास में 638,000 से ज्यादा केसेस हैं, 12,000 से ज्यादा डेथ टोल। वहीं एक्टिव केसेस 516,000 से ऊपर हैं। फ्लोरिडा थर्ड नंबर पर है, 623,000 से ज्यादा केसेस हैं, 11,000 से ज्यादा डेथ टोल। वहीं एक्टिव केसेस 76,000 से ऊपर। न्यूयॉर्क फोर्थ नंबर पर है, 465,000 से ज्यादा केसेस हैं, 33,000 से ज्यादा डेथ टोल। और वहीं एक्टिव केसेस न्यूयॉर्क में बेहद ज्यादा हैं। जी हाँ, 370,000 से ज्यादा केसेस हैं। वहीं जॉर्जिया 5th नंबर पर है, 268,000 से ज्यादा यहाँ पर केसेस हैं और वहीं डेथ टोल है 5,000 से ऊपर और एक्टिव केसेस 48,000 से भी ऊपर हैं। और न्यूज़ अब देखेंगे मेक्सिको सिटी से, जहां पर बाइक्स बूम देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से अब लोग ज़्यादातर बाइक्स खरीद रहे हैं।
मेक्सिको सिटी और इसके मेट्रोपॉलिटन एरिया में 20 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। कैपिटल का मेट्रो सिस्टम इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का बैकबोन है। पेंडेमिक से पहले मेट्रो के जरिए डेली 5 मिलियन लोग ट्रैवल किया करते थे और इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब कोरोना वायरस के बाद हर तरफ सोशल डिस्टेंसिंग के चर्चे हैं। बहुत से लोग ट्रैवल के लिए बाइसाइकिल प्रेफर कर रहे हैं। हाल ही में मेक्सिको सिटी में बाइकर्स के लिए 70 किलोमीटर की स्पेशल लेन्स तैयार की गई हैं। वहीं अथॉरिटीज उम्मीद कर रही हैं कि पेंडेमिक खत्म होने के बाद भी लोग ये प्रैक्टिस लगातार जारी रखेंगे। और अब न्यूज स्पोर्ट्स की दुनिया से फ्रेंच टेनिस प्लेयर बेनेट पेयर कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। फ्रेंच टेनिस प्लेयर बेनेट पेयर कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। इसके बाद वो यूएस ओपन से बाहर हो गए। टूर्नामेंट वेबसाइट की लिस्ट में पेयर के नाम को हटा दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन के स्पोक्समैन ने बताया कि बगैर कंफर्म किए सिर्फ एक प्लेयर को टेस्ट पॉजिटिव आया है और उनको इवेंट से हटा दिया गया है। 31 साल के पेयर लास्ट वीक न्यूयॉर्क पहुंचे थे और यूएस ओपन के लिए वार्म अप इवेंट्स वेस्टर्न एंड साउदर्न ओपन में क्रोएशिया के बोर्ना कॉरिक के खिलाफ मैच में पहला राउंड भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। मैच के दौरान ही वो अनवेल नजर आ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ डोमिनिक थाइम ने कोरोना वायरस केसेस को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। वर्ल्ड नंबर 3 डोमिनिक थाइम का कहना है कि यूएस ओपन टूर्नामेंट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। उनका कहना है कि किसी भी शख्स को कोविड-19 कभी भी हो सकता है। हालांकि यूएस ओपन वेन्यू में इम्प्लीमेंट किए जाने वाले सेफ्टी मेजर्स पर थाइम काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया में इससे ज्यादा सेफ जगह कोई और नहीं हो सकती। और क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। I think there is no safer place in the world right now than here. Maybe you can lock yourself somewhere in a cave or something, or I don't know, in the middle of the sea. But otherwise, it's super safe here. We're in a bubble, but still something can happen, as you could see with Benoit. But we hope that nobody else is infected, and in general, it's very, very safe and very strict, and yeah. Things like that or matches like that, they are happening, and I also saw how well Filip was playing after this match. He was beating Fucsovics 2-1, and he was almost beat Raonic easy in 2 sets. So he's playing super good at the moment, and me, I didn't have my best day, and that's how this result comes. But exactly as you said, I know about my strength. I know that things can change very quickly, and well, I hope that I do better at the Open. It's of course a little bit weird to stay at the same courts, to stay at the same place for another tournament, but I hope that I learn the right things from this match from Cincinnati and do it better from Tuesday on. Now next news. आपको बता दें कि इजराइल और यूएई के बीच हिस्टोरिकल डील के बाद पहली बार इजरायली प्लेन अबू धाबी में लैंड किया। पिछले 20 सालों में पहली बार किसी अरब कंट्री और इजराइल के दरमियान टाइज नॉर्मल होते दिख रहे हैं। यूएई के इस मूव से पैलेस्टीनियंस काफी नाराज हैं। जी हां, इजराइल और यूएई के बीच पीस डील के बाद पहली बार इजराइल प्लेन ने अबू धाबी में लैंड किया। प्लेन में सीनियर यूएस और इजराइल ऑफिशियल्स मौजूद थे। और वहीं अबू धाबी में लैंड करते ही व्हाइट हाउस सीनियर ने कहा कि पैलेस्टीनियंस को पास्ट में स्टक नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पीस के लिए उन्हें टॉक्स की टेबल पर आना ही होगा। We just completed a truly historic flight, the first ever commercial flight from Israel to a Arab Gulf country. This hopefully will be the first of many. I want to thank and congratulate the Crown Prince, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, my friend, on his leadership and courage. Last year, he celebrated the Year of Tolerance and welcomed Pope Francis to the Gulf. And this year, he welcomes Israel. Mohammed bin Zayed is truly leading the new Middle East. Also historic was the Kingdom of Saudi Arabia granting permission for this Israeli commercial flight to use its airspace. This is the first time that this has ever happened. I would like to thank the Kingdom of Saudi Arabia for making that possible. On the plane, we asked the pilots to fly faster because there is great urgency between the people of both countries to break down old barriers, to get to know each other, to form new and hopefully very deep friendships. While this peace was forged by its leaders,
it is overwhelmingly desired by the people. I believe that this agreement has the ability to change the whole course of the Middle East. और अब बात वेनिस फिल्म फेस्टिवल की। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का पूरा असर वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर भी पड़ा है। जी हाँ, इस साल ये फेस्टिवल होगा लेकिन अलग अंदाज में। कोरोना वायरस की वजह से इस साल ऑर्गेनाइज किया जाने वाला वेनिस फिल्म फेस्टिवल पिछले इवेंट्स के मुकाबले कुछ अलग होगा। फैंस को गैदर होने से मना किया जाएगा और आने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को कोविड-19 प्रोटोकॉल से गुजरना होगा। प्रीवियस इवेंट्स में स्टार्स बोट के जरिए वेन्यू पर पहुंचा करते थे, जहां उन्हें वेलकम करने के लिए फैंस उनका बेसब्री से इंतजार किया करते थे। लेकिन इस साल रेड कारपेट के आसपास फैंस नजर नहीं आएंगे। लोगों को वेन्यू के करीब खड़े होने से मना किया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक फेस्टिवल में आने वाले हर शख्स का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है, जिसका मतलब है कि सिनेमास को हाफ फुल रखा जाएगा और जहां पॉसिबल ना हुआ मास्क जरूर पहना जाएगा। आपको बता दें कि 77th वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2 सितंबर से 30 सितंबर तक रहेगा। और तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बाद अब बात करेंगे वेदर की। जी हाँ, आपके शहर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, उसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.